तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देख लिया है। उसके अंदर हम लोगों ने यह भी देखा कि गैसियस पार्टिकल किस तरह से एक क्लोज कंटेनर में अपना रैंडम मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यूआरएमएस, यू एवरेज और यूएमपी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर ली है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कॉलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलिजन थ्योरी के बेसिक से कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोग कॉलिजन से समझ पा रहे होंगे, यहां पर हम लोग किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली आपका वही पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर डिपेंड करेगा इस कंसेप्ट के लिए। ओके, सो थोड़ा सा आपको फिजिकल या फिजिक्स के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करेंगे कॉलिजन थ्योरी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, सो इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन कॉलिजन। यानी कि बच्चों जस्ट सपोज के आपके पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है और यहां कहीं दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास अवेलेबल। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का सेंटर, ये सेकंड मॉलिक्यूल का सेंटर, आपसे कॉलिजन डायामीटर ये कहना चाहता है कि कॉलिजन डायामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जो कि दो मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास अवेलेबल है मॉलिक्यूल ए, ये उसका आपके पास क्या अवेलेबल है, सेंटर, ये अवेलेबल है आपके पास मॉलिक्यूल बी और ये है उसका सेंटर। तो गाइस मॉलिक्यूल ए के सेंटर से लेकर मॉलिक्यूल बी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, मॉलिक्यूल बी तक के सेंटर की जो डिस्टेंस है, इसे क्या कह रहे हैं बेटा, कॉलिजन डायामीटर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी आपस में टक्कर करने वाले हैं। हालांकि अभी मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बी मॉलिक्यूल को कुछ ज्यादा दूर बताया है, ये एक्चुअल में पास भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। तो इसी को क्या कहा जा रहा है बेटा, इसी को कहा जा रहा है कॉलिजन डायामीटर, दैट इज नोन एज कॉलिजन डायामीटर। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्या पता मान लीजिए कि मैं यहां पर दे दूं आपको एक और मॉलिक्यूल, दैट वुड बी माय एक्स, ये मेरा एक्स मॉलिक्यूल और उसका ये सेंटर है, और यहां कहीं पर मेरे पास अवेलेबल है वाई मॉलिक्यूल और ये उसका सेंटर अवेलेबल है। अब आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई कितने क्लोजेस्ट हैं, बहुत पास पास हैं एक्स और वाई मॉलिक्यूल, जिनके सेंटर की डिस्टेंस बहुत ही कम है। किसके कंपैरिजन में? ए और बी के कंपैरिजन में। ठीक है, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसकी मैं बात कर रहा हूं, कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, कौन सा? कॉलिजन डायामीटर ऑफ व्हाट? ए टू बी इज ग्रेटर देन कॉलिजन डायामीटर ऑफ व्हाट? कॉलिजन डायामीटर ऑफ एक्स टू वाई। ये मेरे लिए कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं आपको किस तरीके से समझा रहा हूं। ए और बी दो मॉलिक्यूल ग्रेट डिस्टेंस पर अवेलेबल है, उन दोनों के बीच में टक्कर होगी फ्यूचर में, यानी कि ए और बी की कॉलिजन में कहीं ना कहीं टाइम गैप या टाइम इंटरवल ज्यादा है, वहीं एक्स और वाई के कॉलिजन में टाइम इंटरवल थोड़ा सा कम है। तो अब ये जो कॉलिजन डायामीटर है इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? आर ए प्लस आर बी। समझ रहे हैं? यानी कि मॉलिक्यूल ए की रेडियस प्लस मॉलिक्यूल बी की रेडियस। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहां पर आर ए और आर बी जो लिखा हुआ है वो इस सेंस में लिखा गया है, आर ए और आर बी जो लिखा गया है बच्चों वो इस सेंस में लिखा गया है कि ये रही इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, इसी के बारे में बात करनी थी आपको। ये आर ए और ये आर बी, इसी को कह रहे हैं सिग्मा। ठीक है, इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ये बिल्कुल अब टक्कर यानी कि कोलिजन वाली सिचुएशन में आ गए हैं। ये कोलिजन वाली सिचुएशन, ये कोलिजन की फ्यूचर सिचुएशन, कि अगर फ्यूचर में सिचुएशन हो सकती है, यानी कि मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि स्टार्टिंग में ए और बी थे, फिर ए और बी अप्रोच कर रहे हैं लाइक दिस। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये ए है और ये बी है, धीरे धीरे दोनों मॉलिक्यूल पास आए और फिर ये ए और बी ने कोलिजन शो कर दिया।
तो कोलिजन डिस्टेंस इज योर व्हाट, सिग्मा इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ये यहां तक का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की गाइस। तो व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक कंटेनर अवेलेबल है, मान लीजिए कि यू हैव कंटेनर, और इस कंटेनर में एक गैस अवेलेबल है, गैस है आपकी ए, ओके। अब इस गैस के कई सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, मान लीजिए लेट बी एन नॉट मॉलिक्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास इस गैस के एन नॉट मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। एन नॉट मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आपके पास इस गैस के अवेलेबल है। तो गाइज यहां पर हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। हम उन मॉलिक्यूलर कोलिजन की बात करने वाले हैं जो एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में आपके कितने मॉलिक्यूल्स कोलिजन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर कोलिजन कितना हो रहा है, मॉलिक्यूलर कोलिजन, ठीक है। तो भाई एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है बच्चों, यहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर इस तरीके से बात कर रहा था, ठीक है, जो चीज मैंने पहले बताई वो चीज अब मैं यहां बता रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूल अवेलेबल था ए, हमारे पास था मॉलिक्यूल अवेलेबल बी। ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करने वाले हैं। तो ये वो सिचुएशन है जब ये कोलिजन कर चुके हैं, टच हो चुके हैं एक दूसरे से। दिस इज योर आर ए, दिस इज योर आर बी एंड द ओवरऑल डायमीटर इज नोन एज सिग्मा विच इज योर कोलाइड या कोलिजन डायमीटर। समझ में आ रही मेरी बात? और आगे की कहानी देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बायमॉलिक्यूलर कोलिजन। बायमॉलिक्यूलर आप समझते ही होंगे, एक स्पीशीज होती है यूनिमॉलिक्यूलर, एक स्पीशीज होती है बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन की क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन, यानी कि कितनी बार बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन होने वाला है वो डिटरमाइन करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। व्हाइल कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल अमॉन्ग देमसेल्व्स, द मॉलिक्यूल टू बी रिजिड, वी नो वेरी वेल, नॉन इंटरेक्टिंग एंड स्फेरिकल विथ डायमीटर सिग्मा. Okay, it is also assumed that all the molecule move with the same speed. The arithmetic mean of speed is u bar. तो भैया आप लोगों से यह कहा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, पहली बात तो वो रिजिड होते हैं, दूसरी बात कि स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना। तो गाइस जब हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग देमसेल्फ, मॉलिक्यूल्स टू बी रिजिड, नॉन इंटरेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले और नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कुछ और बना दे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना दे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास पहला मॉलिक्यूल था N2 जिसने कोलिजन शो किया O2 के साथ, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच किसी भी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। दैट मींस बोथ मॉलिक्यूल आर नॉन इंटरेक्टिंग, सिर्फ कोलिजन दिखा रहे हैं। यहां पे क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ कोलिजन दिखा रहे हैं, टक्कर हो रही है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। मैं मान सकता हूं कि N2 है जो स्फेरिकल शेप है, O2 है जो स्फेरिकल शेप है। N2 और O2 का मॉलिक्यूल, जस्ट इमेजिन कि मैं आपको N2 का मॉलिक्यूल भी स्फेरिकली दिखाना चाहता हूं, ये रहा। O2 का मॉलिक्यूल भी मैं स्फेरिकली दिखाना चाहता हूं, ये रहा, ठीक है। ये हो गई हमारे इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे बच्चों, सिग्मा कह रहे थे। दिस इज आवर सिग्मा, यही हमारा सिग्मा है। और सिग्मा बोले तो क्या भाई, रेडियस ऑफ N2 प्लस रेडियस ऑफ O2
दिस इज माय सिग्मा, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दैट अज्यूम दैट ऑल द मॉलिक्यूल मूव विथ सेम स्पीड, और अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड इज नोन एज यू बार, इज नोन एज यू बार, ठीक है। थोड़ा आगे आइए। नाउ लेट्स फोकस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। हमारे पास दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ डायामीटर सिग्मा, ठीक है। दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको यहां दिखाया गया है। आइडेंटिकल यानी कि मान लीजिए कि N2 का मॉलिक्यूल दूसरे N2 के मॉलिक्यूल से टक्कर करने जा रहा है, या फिर O2 का मॉलिक्यूल किसी दूसरे O2 के मॉलिक्यूल से टक्कर करने जा रहा है, या फिर H2O का मॉलिक्यूल किसी दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से टक्कर करने जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। आपको यहां पर एक ट्यूब दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब दिखाई गई है जो कि एक तरीके से ओपन है, ठीक है। मेरी बात अच्छे से सुनना। जस्ट इमेजिन कि भाई आपके पास ये अवेलेबल था पहला मॉलिक्यूल, ये आपके पास है सेकंड मॉलिक्यूल, और ये आपके पास थर्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है क्या कर रहे हैं बेटा? पहली बात तो यहां मोशन कर रहा है। अब यहां से यहां तक की हम कहानी देख रहे हैं, यहां से यहां तक की हम कहानी देख रहे हैं। ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस है इसे सिग्मा बोल दिया। अब ये जो मॉलिक्यूल है टक्कर करते हुए आगे बढ़ रहा है, यू बार हो गया ये, ठीक है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। हाँ, इसी पॉइंट पर थे हम ये कहना चाहते हैं कि टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ डायामीटर सिग्मा विल जस्ट टच ईच अदर, ठीक है। दो मॉलिक्यूल हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं लाइक दिस। मान लीजिए दिस वन इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज योर सेकंड मॉलिक्यूल। ये पहले वाले का सेंटर, ये दूसरे वाले का सेंटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज सिग्मा, यानी कि कॉलिजन डायामीटर। इट इज नोन एज सिग्मा, ये कॉलिजन डायामीटर है। मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है आपका ए, ये मॉलिक्यूल है आपका बी। हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? आर ए प्लस आर बी, ठीक है। नाउ अब आपसे बोल रहे हैं कि दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ डायामीटर सिग्मा विल जस्ट टच ईच अदर, बिल्कुल टच कर रहे हैं एक दूसरे से। व्हेन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देयर सेंटर्स इज सिग्मा, उनके सेंटर्स को सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज सिग्मा, ठीक है। दस मूविंग विथ मॉलिक्यूल विथ कोलाइड विथ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। सुनना मेरी बात। दस अ मूविंग मॉलिक्यूल विल कोलाइड विथ अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो दो मॉलिक्यूल हैं अब ये जुड़ गए आपस में, तो ये किसी तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ टक्कर करने चल पड़े, टक्कर करने चल पड़े, ठीक है। हुज सेंटर कम विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ सिग्मा फ्रॉम इट्स सेंटर। अगला मॉलिक्यूल भी इससे जुड़ जाएगा। तो अब मैं सी को कैसे बना दूंगा? देखो ये मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है किसके साथ? किसी ना किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। मान लीजिए यू है, पर मैं यू बार भी बताऊंगा। तो अगर मैं सी को ऐसा बना दूं, सी को मैं ऐसा बना दूं कि भाई इसने सी के साथ भी टक्कर कर ली है, तो अब यहां से सी तक की डिस्टेंस भी देख लो, ठीक है। ये एक और सिग्मा आ गया तुम्हारे पास, ये सी था। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन वाली सिचुएशन है। तो मैं बोल सकता हूं अरिथमेटिक मीन वेलोसिटी इज या स्पीड इज यू बार, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से आपको देखनी है ना। अब हम बात करेंगे आगे की कहानी की। सो हियर यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ पाई सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड एज द क्वांटिटी पाई सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड द collision क्रॉस सेक्शन फॉर द रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल को काट दें, ठीक है, या फिर काटो मत, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूं अभी, सुनना। द क्वांटिटी पाई सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड द collision क्रॉस सेक्शन फॉर द रिजिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट दिस collision क्रॉस सेक्शन इज an area of an imaginary sphere of radius sigma around the molecule within which the center of another molecule cannot be penetrate। अगले सेंटर से आप पेनिट्रेट नहीं करेंगे। जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। सो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल था, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाया गया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का।
तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो पाई सिग्मा स्क्वायर है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर बच्चों, दैट इज योर पाई सिग्मा स्क्वायर। ये पाई सिग्मा स्क्वायर एक्चुअल में है क्या? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। कॉलिजन क्रॉस सेक्शन, कॉलिजन क्रॉस सेक्शन। ये किस चीज के क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? फॉर द रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल, फॉर द रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल। फॉर द रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल। अब ये जो रिजिड स्फीयर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, अब सुनना मेरी बात, इट इज ऑब्वियस दैट द कोलिजन क्रॉस सेक्शन इज, द कोलिजन क्रॉस सेक्शन इज एन एरिया ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। एक इमेजिनरी स्फीयर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका, ठीक है, और जिसकी रेडियस सिग्मा मानी जा रही है। क्या मानी जा रही है? जिसकी रेडियस सिग्मा मानी जा रही है। तो इस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है, ये सिग्मा, भाई मॉलिक्यूल ले लो ए, मॉलिक्यूल ले लो बी, मॉलिक्यूल ले लो सी, और ए बी और सी तीनों क्या है बेटा आपके? आइडेंटिकल हैं, ठीक है। मैं तो बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप उसे एबीसी मान लीजिए, ठीक है, तीनों आइडेंटिकल है। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये सिग्मा आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, अराउंड द मॉलिक्यूल विथ इन विच द सेंटर ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। किसी दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है उसको हम पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, कैन नॉट पेनिट्रेट, मतलब कि उसके अंदर हम एंट्री नहीं कर सकते। हम एंट्री नहीं कर सकते इन द सेंस, मैं कहना क्या चाहता हूं कि हम सिर्फ अभी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहे हैं, हमें जरूरी नहीं कि तीनों ले लिए जाए। दो का लोगे तब सिग्मा बनेगा, आगे और दो का लोगे तब सिग्मा बनेगा, ठीक है। तो ये कहानी है, जैसे कि ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो भाई इन दो को लोगे तब सिग्मा बनेगा, ठीक है, फिर इन दो को लोगे तब सिग्मा बनेगा, फिर इन दो को लोगे तब सिग्मा बनेगा। तो ये कहानी है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो याद रखनी है ये सब बातें। आगे बढ़ते हैं, फिर जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। क्या लिखा है? इफ द मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ एन एवरेज स्पीड यू बार, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, एक रैंडम मोशन करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ एवरेज स्पीड यू बार, अगर कोई मॉलिक्यूल यू बार स्पीड से, वो भी एवरेज स्पीड है आपकी, यू बार यूनिवर्सल नहीं है, एवरेज है, ठीक है, मूव कर रहा है, देन इन अ यूनिट टाइम एरिया स्वेप्ट आउट बाय सिंगल मॉलिक्यूल इज पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार। यानी कि आपसे जो कहा जा रहा है वो ये है कि यूनिट टाइम एरिया, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपका मॉलिक्यूल एक एवरेज स्पीड यू बार से मूव कर रहा है। सो देन इन अ यूनिट टाइम एरिया स्वेप्ट आउट बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इज व्हाट? एक मॉलिक्यूल के लिए अगर बात करें, हमारे पास तो n नॉट मॉलिक्यूल्स थे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपका ये कंसिडरेबल रहेगा। अगर मान लीजिए कि मैं बात करना चाहता हूं n स्टार या फिर n नॉट या व्हाटएवर, कुछ भी ले लिया जाए मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। सो n स्टार इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेट इट बी व्हाट, मान लीजिए कि एवोगैड्रो नंबर लिखा हुआ है n स्टार की जगह। सो n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द वॉल्यूम, विद इन द वॉल्यूम, यानी कि क्या भाई, उस कंटेनर के अंदर जहां पर हम लोग ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो दैट वुड बी गाइस व्हाट? पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार, ठीक है। द नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ यूनिट टाइम विल बी व्हाट? लाइक दिस। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम कैलकुलेट करने का, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यार। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। सो फार वी हैव अज्यूम दैट, हम ये अज्यूम करेंगे, ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, एंड ऑल अदर आर स्टेशनरी, और बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग इस वक्त नॉन मूविंग समझेंगे, स्टेशनरी कंडीशन में। सो इन प्रैक्टिस हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, हम जानते हैं ऐसा तो सही होता ही नहीं है।
मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं, ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, पॉइंट नंबर डी कहना चाहता है कि हम ये अज्यूम करने वाले हैं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बाकी के सारे रेस्ट पर है, जबकि ऐसा सच नहीं होता। इट इज नॉट ट्रू। सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स वी मस्ट कंसिडर द एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ द सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक आपसे ये कहना चाहती है कि आप यहां पर सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का एक प्रॉपर अकाउंट बनाना चाहते हैं, अकाउंट रखना चाहते हैं, या हिसाब किताब रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो भी मूव कर रहे हैं उन सब की वेलोसिटी का हिसाब किताब आपको रखना है। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, यहां पर आपको यह सोचना पड़ेगा द एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। यानी कि मान लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल है जो कि कोलाइड कर रहे हैं, और ये वो सेंटर लाइन है जिसके अलोंग कोलिजन हो रहा है। ठीक है, जिसके अलोंग कोलिजन हो रहा है, जिसके अलोंग कोलिजन हो रहा है। तो अब यहां पे क्या सोचना है, इंस्टेड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यानी कि आपको यू बार की बात नहीं, एक सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी के इंस्टेड में बात करनी है। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, यानी कि कहां गई, सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालेंगे, हम सभी मॉलिक्यूल की करेंगे। वी मस्ट कंसीडर द एवरेज वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी से अच्छा है कि हम दो टकराने वाले मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें। ठीक है, नाउ इसके लिए आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। सो अज्यूम दैट ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ अप्रोचिंग ईच अदर। मॉलिक्यूल्स कब कोलाइड करते हैं, जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अप्रोच करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ अप्रोचिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलर ही है भाई, आप देख सकते हैं, अगर इसको एक्सेस मान लें, आ रहा है ऊपर से स्फेरिकल में, काएगा परपेंडिकुलर, कहीं से भी टकरा है। ठीक है, देन एवरेज वेलोसिटी अलोंग देयर सेंटर, एवरेज वेलोसिटी अलोंग देयर सेंटर, दिस इज द सेंटर, इज √2 u बार एज शोन इन बिलो, यानी कि आगे, लाइक दिस। सो गाइस, मान लीजिए कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। अब अगर ये नीचे से टकराएगा तो इधर, ये इधर से टकराएगा तो इधर। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहां आया, यहां पे भाई, एक टकरा रहा है लाइक दिस, एक टकरा रहा है लाइक दिस, रिजल्टेंट आ गया ये वाला। फिजिक्स में ऐसा ही होता है ना, रिजल्टेंट ऐसे ही निकलते हैं ना बच्चों। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि भाई एक मॉलिक्यूल आ रहा था आपका u बार वेलोसिटी से, ये मॉलिक्यूल आ रहा है u बार वेलोसिटी से, ये मॉलिक्यूल आ रहा है u बार वेलोसिटी से। आपको एवरेज निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, दोनों ने टक्कर मारी, √2 u बार आपका फाइनल आया रिजल्टेंट। ठीक है, तो याद रखना। सो द नंबर ऑफ collisions made by a single molecule, made by a single molecule, number of collision made by a single molecule, made by single molecule, this is your single molecule, this is your single molecule। जब सिंगल मॉलिक्यूल collision कर रहा है, so the number of collision made by a single molecule with other molecule per unit time, एक सेकंड में। so collision नंबर की हम बात कर रहे हैं, are given by this one, z1 is your what guys, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार एन स्टार। ठीक है, समझ गए ना। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉलिजन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कॉलिजन नंबर कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब हम बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ बायमॉलिक्यूलर कोलिजन। अभी सिंगल मॉलिक्यूल की थी, अब बायमॉलिक्यूलर। तो टोटल नंबर ऑफ बायमॉलिक्यूलर कोलिजन पर यूनिट टाइम is given as Z11। ठीक है, is given as Z11, मतलब नोटेशन है ये,
इसे कह रहे हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहे हैं इसे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो Z11 हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? Z11 is equal to 1 by 2 Z1 n star, which is also known as this complete parameter। ठीक है, ये K लिखा हुआ है, इसको मैं स्टार कर देता हूं। इट इज नॉट अ K, दिस इज n स्टार। ठीक है, सो फाइनली आप इसे कैसे लिखेंगे? लाइक दिस। ठीक है, n स्टार स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी, इफ द कोलिजन इन्वॉल्व टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स। अनलाइक मतलब समझते हैं? जस्ट सपोज कि अगर एक मॉलिक्यूल N2 है और एक मॉलिक्यूल O2 है, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करना है बेटा? आपस में कोलाइड करना है। अब ये अनलाइक मॉलिक्यूल्स हैं, कोलाइड कर रहे हैं, सो द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन इन गिवन एज Z12। ठीक है, Z12। सो द फॉर्मूला शुड बी Z12 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 12। भाई सिग्मा स्क्वायर 12 किसका? 12 क्यों? 11 का मतलब सेम काइंड। ठीक है, 12 का मतलब डिफरेंट टाइप। सो ये U नॉट है, ये जो वेलोसिटी है बिल्कुल क्या हो जाएगी बेटा? आपकी ज्यादा हो जाएगी, ये Z12 कम हो जाएगा, और इट इज ग्रेटर देन विथ N1 N2। तो आपको यहां पे दिखाया गया है कि N1 और N2 क्या है? N1 and N2 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टू टाइप ऑफ गैसेस। समझ में आ रही है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपके पास दो टाइप की गैसेस हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें दिखा रहे हैं कि N1 और N2। यानी कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर कंटेनर में वॉल्यूम अवेलेबल है तो N1 विल शो नाइट्रोजन एंड N2 विल शो O2। ठीक है, and sigma 12 is what guys? sigma 12 is the average diameter। एवरेज डायमीटर समझ गए? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एवरेज डायमीटर ऑफ टू मॉलिक्यूल, दैट इज सिग्मा 12 माइनस इज व्हाट गाइस? अच्छे से सुनना। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसे हम लोग आगे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज व्हाट गाइस? U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका क्या? Z क्यों आ रहा है? इसको देखते हैं क्या लिखा है ये। ठीक है, शायद गलत लिखा हुआ है। हाफ एंड U1 स्क्वायर व्हाट? माइनस ऑफ 8RT बाई पाई M1। U2 स्क्वायर भी देखना है हमें, माइनस नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है बेटा आपका? एक मिनट, ये पूरा का पूरा एक एंटायर फॉर्मूला है। हाँ सही है, इसको करो अभी इरेज। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर F की। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। इफ द कोलिजन इन्वॉल्व टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक व्हाट? जस्ट सपोज गाइस, आपके पास एक मॉलिक्यूल है N2, ठीक है, और आपके पास एक मॉलिक्यूल है O2। अब ये पूरी तरीके से अनलाइक मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। सो आपसे अब यहां जो पूरा कंसेप्ट दिखाया गया है, जो मैं आपको सिखाऊंगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, वो दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, सो इफ द कोलिजन इन्वॉल्व टू अनलाइक मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोलिजन होता है, सो द नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन इज गिवन एज Z12। देखो Z11 क्या था बच्चों आपका? Z11 था जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे थे। ठीक है, और Z12 क्या है बच्चों आपका? जब आपके डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं। तो Z12 इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाय रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 12। यहां पे सिग्मा जो है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां सिग्मा 11 को रिप्रेजेंट कर रहा था। या तो हम उसको लिख रहे थे या तो नहीं लिख रहे थे। क्यों? हमें पता था कि सेम काइंड है, लेकिन यहां 12 इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि डिफरेंट काइंड है। ठीक है, सो Z12 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर 12। ठीक है, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय U। आप इसको बोल सकते हैं कि U नॉट, इट इज दी व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी या वॉट एवर। ठीक है, इज ग्रेटर देन N1 N2। अब यहां पर N1 और N2 क्या है? N1 इंडिकेट करेगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को और N2 इंडिकेट करेगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, लाइक दैट। ठीक है, सो N1 and N2 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टू टाइप ऑफ गैसेस, एंड
सिग्मा 12 इज द एवरेज डायमीटर ऑफ टू मॉलिक्यूल, जैसा अभी मैंने बताया। अब आप यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा 12 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर का हाफ, यानी कि ये एवरेज वेलोसिटी थी, ठीक है। एंड u1 स्क्वायर इज व्हाट गाइस, 8RT बाय पाई m1, ठीक है। u2 स्क्वायर क्या था, 8RT बाई पाई m2। वैसे तो यहां रूट आता है, लेकिन रूट की जगह पे यहां u1 पे स्क्वायर लगा हुआ है, वहां भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा या रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है। आगे की चीज अब हम लोग बात करेंगे यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ मीन फ्री पाथ एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है देखते हैं, ठीक है। सुनिएगा गाइस, द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो टक्कर के बीच में जो मॉलिक्यूल आपका ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस को, दैट इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। एंड वी कैन एक्सप्रेस इट एज फॉलोज, यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है लैम्डा, यहां ऊपर चला गया क्योंकि फॉर्मूला बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से, ठीक है। इसको जब तक के लिए आप यहां से गायब मान लीजिए, इसको अपन गायब कर देते हैं, ठीक है। ओके, कलर चूज कर लें, ये रहा। सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट गाइस, लैम्डा इज योर मीन फ्री पाथ, ओके। सो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। उसी पर यूनिट टाइम में सिंगल मॉलिक्यूल ने जितने भी कोलिजन किए हैं उनकी क्वांटिटी, ठीक है। और यहां पर एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि मॉलिक्यूल को दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो ट्रेवलिंग करनी पड़ रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू यू बार अपॉन Z1, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज, सिंगल मॉलिक्यूल की बात है तो Z1 लिख दिया, दो सेम काइंड के मॉलिक्यूल होते तो Z11 लिख देता, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते तो Z12 लिख देता। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए मैं आपको Z1 ही बता रहा हूं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज u बार अपॉन व्हाट गाइस, हम जानते हैं Z1 की वैल्यू क्या होती है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर u बार n स्टार, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज दिस, ऐसे भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे की कहानी ना, पॉइंट बी, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है, हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे भैया, N1 अपॉन Na, है ना, N1 अपॉन Na RT। भाई ये जो मोल ये जो है भाई, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसी की कहानी तो बोलना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया जो हमारे मोल्स हैं, पहली बात तो हमारे किसी एक गैस के रिगार्डिंग निकलेंगे, कंप्लीट उसके सिस्टम के। सो N इज डिनोटेड बाय N1 बाय NaRT और P इज इक्वल टू व्हाट, हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया N1 बाय V, ठीक है भाई, अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, N1 बाय B इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय R बाई Na, हमने वॉल्यूम को भी उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है। दैट इज नोन एज गाइस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो R बाई Na था शायद आपको याद आ रहा हो, वी कैन राइट इट एज K, वी कैन राइट इट एज K, आपको याद आ रहा हो हमने किया था। K क्या था भैया आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था K, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। और ये जो आपका N1 बाय V है, वी कैन राइट इट एज N स्टार, वी कैन राइट इट एज N स्टार। N स्टार क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो फाइनली आपका प्रेशर कैसे निकला बच्चों, N स्टार KT, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो P बाय KT, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अब ये जो N स्टार है इट इज प्रोपोर्शनल टू P बाय T। तो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है आपका क्या है यहां पर, मीन फ्री पाथ, ठीक है। ओके, मीन फ्री पाथ मतलब क्या, मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो। आगे की कहानी, सो नाउ गाइस लेट्स फोकस ऑन दिस अनदर पॉइंट। सो वी नो वेरी वेल आवर लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज नोन एज मीन फ्री पाथ, सो दैट इज नोन एज व्हाट 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार, that can be written as also lambda is equal to 1 by n star,
या फिर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू गैस लॉ, भाई हम जानते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू गैस लॉ। कौन सा गैस लॉ? गैस-ज़ूसेक का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गैस लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो लैम्डा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट चला गया तो, ठीक है। सो दस देयर विल नो इफेक्ट ऑफ चेंज टी और पी ऑन लैम्डा, यानी कि हमारे मीन फ्री पाथ पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस केप्ट एज कांस्टेंट। ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। तो अगर मैं बात करूं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, तो नाउ Z1 इज इक्वल टू व्हाट? दिस वन वी नो वेरी वेल एंड दिस वन इज वेल नोन। U बार जो है एवरेज वेलोसिटी है ना, या एवरेज स्पीड, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट इट एज U बार इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। अगर मैं यहां पर अल्फा हटाऊं या और कांस्टेंट लेकर आऊं तो वी कैन राइट इट एज व्हाट? U बार इज इक्वल टू K1 रूट टी, विच इज ऑल्सो नोन एज N स्टार is directly proportional to pressure and inversely proportional to temperature. That means guys 1 star can be rated as K2 P by T. तो Z1 को और अच्छे से कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, बस डेरिवेशन चल रहा है आपका। ये जो आप देख रहे हैं K1, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर देगा? ये पूरा का पूरा सेगमेंट रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। आगे की कहानी देखते हैं। अब बात करेंगे दो सेम काइंड मॉलिक्यूल Z11 टाइप की, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, वी कैन राइट इट एज व्हाट गाइस? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U बार N स्टार स्क्वायर, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं बच्चों, ये भी लिख सकते हैं Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी पाई बाई टी का होल स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख लो इसको Z11 is proportional to P square upon T की पावर 3/2। भाई लिखने का तरीका बदल रहा है और कुछ भी नहीं। सो जो Z11 है, हम इसे ये बोल दें कि हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के, यानी कि व्हेन टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट समझ लें और आपका Z11 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए T की पावर -3/2, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर क्या हो जाएगा? आप समझ गए। तो अब मान लीजिए कि आपसे कह रहे हैं कि द व्हेन प्रेशर हेल्ड कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर अब Z11 क्या हो जाएगा? T की पावर -1/2, और यहां पर प्रेशर हो जाएगा P की पावर 1/2। ये सब आपके कॉमन सेंस वाली कहानियां है, ठीक है।